नमस्कार। किसान और किसानी श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कहानी फंदा, जिसे लिखा है कहानीकार नर्मदेश्वर जी ने। तो आइए सुनते हैं कहानी फंदा। उस दिन भी वह इसी पीपल के पेड़ के नीचे लेटा था। यहाँ से वह अपने भीट और धनहर दोनों खेतों की रखवाली करता था। यहाँ से पूरब 6 बीघे के भीट वाले प्लॉट पर उस साल अरहर बोया हुआ था। धान की खेती में अभी महीने भर की देरी थी। जमीन से ऊपर उभर आई पीपल की जड़ पर अपना सिर टिकाए वह हवा की थाप पर थिरकती पत्तियों का नाच देख रहा था। जाने कब उसे नींद आ गई थी। हॉर्न की आवाज सुनकर वह उठ बैठा। देखा तो धूल उड़ाती एक जीप उसके खेतों में दौड़ रही थी। ताड़ के पेड़ों के पास जाकर वह खड़ी हो गई थी। कौन है ये लोग? अंधे हैं क्या? देखते नहीं कि खेत की बुआई हो चुकी है। अब तो पौधे भी बित्ता भर ऊपर आ गए हैं। उसे जीप पर सवार लोगों पर गुस्सा आया। मुंह से निकली गाली ओठों पर आकर ठहर गई। कहीं थाना पुलिस तो नहीं? खेत में चक्कों की लीक बन गई थी। अरहर के नवजात पौधे कुचले पड़े थे। कुछ फिर से खड़े हो गए थे। अधिकांश सदा के लिए सो गए थे। जमींदोज पौधों को उठाने की कोशिश व्यर्थ है। वह भारी कदमों से जीप की ओर बढ़ने लगा। तब तक दूसरे किसान और चरवाहे भी वहां जुट आए थे। मुंजी ने देखा, एक सफेद पोष साहब लकड़ी की आदमकद तिपाई के पास खड़ा था। तिपाई के ऊपर एक छोटी सी मशीन रखी थी। उससे आंखें सटाए साहब जाने क्या देख रहा था। इंजीनियर साहब के पास भीड़ मत लगाओ बेवकूफों। साहब ऊंची नीची जमीनों का सर्वे कर रहे हैं। साहब के पास जुट आए चरवाहों को डांटते हुए उनके सहकर्मी ने कहा और जीप से खेत नापने वाला जरीब निकालकर वह साहब के आदेश का इंतजार करने लगा। उसके दूसरे साथी की आंखें अजगर की तरह पसरे पहाड़ की पीठ पर टिकी थी। दक्षिण वाले पहाड़ की उस बड़ी सी चट्टान तक जाओ और वहां से नापते हुए पूरब के पहाड़ से उस पेड़ तक जाओ। बिना मशीन से सर हटाए साहब ने आदेश दिया। घंटे भर के भीतर बतलाओ कि इसके बीच की दूरी कितनी चेन है। दोनों सहकर्मी पहाड़ की ओर चल पड़े। 2-4 चरवाहे उनके साथ लग गए। पहले सहकर्मी ने अपने हाथ की जरीब एक चरवाहे को थमा दी। उसने लपेटी हुई लोहे की कड़ियों को करताल की तरह बजाना चाहा। दूसरे चरवाहे जरीब के लिए छीना झपटी करने लगे। अपने खेत में धमा चौकड़ी करते हुए चरवाहों से मुंजी ने कहा, जरा पौधों का भी ख्याल रखो, उन्हें रौंद कर बर्बाद मत करो। अभी ये दूध मुँहे बच्चों की तरह नबोज है। साहब दोनों की जीप से जो बर्बादी हुई है वह अलग, और तुम लोग भी बोए खेत में कबड्डी खेलने लगे। मुंजी की बात सुनकर इंजीनियर साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे अपने ड्राइवर के खेत में गाड़ी घुसाने से मना कर सकते थे। थोड़ी देर पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं थी। मशीन पर चिपकी आंखें हटाकर उन्होंने मुंजी की ओर देखा। ये तुम्हारे खेत है लड़के? जी, मुंजी ने डरते डरते कहा। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ बच्चे, लेकिन तुम्हें इस नुकसान के लिए हर्जाना मिलेगा। इस खेत में खड़े ताड़ के पेड़ों के लिए भी तुम्हें मुआवजा मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी फसल कटने से पहले ही यहाँ बांध का काम पूरा हो जाएगा। जब तुम्हारा खेत ही बांध के अंदर आ जाएगा तो इस पर खड़ी फसल की क्या चिंता? क्या मेरी पुश्तैनी जमीन सरकार ले लेगी? फिर तो हम भूखे मर जाएंगे। देर तक मुंजी ने मुंह लटकाए सोचता रहा। सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, बहुत सारे किसानों की जमीन बांध के लिए अर्जित की जाएगी। पर यह तो खुशी की बात है, अब इस इलाके में अकाल नहीं पड़ेगा और फिर तुम्हारी जमीनों की अच्छी कीमत मिलेगी। उसे सांत्वना देते हुए साहब ने कहा, कोई बात नहीं साहब, आप हमारी जमीनों की दुगनी तिगुनी कीमत दिलवा देना। इस भीड़ जमीन के बदले में धनहर जमीन खरीद लूंगा। धनहर जमीनों का दाम भीड़ से दुगना तिगुना अधिक लगता है। इस जमीन की कीमत से कम दुगना मुआवजा मिल जाता तो अच्छा होता साहब। आप इसके लिए सरकार से सिफारिश कर देंगे ना साहब? हाँ, मैं भरसक कोशिश करूंगा। साहब का झूठा आश्वासन पाकर मुंजी के चेहरे पर चमक आ गई। तुम्हारे घर में कौन कौन लोग हैं लड़के?
मैं हूँ, मेरी बीबी है, माँ है और एक छोटी बहन है। मेरी शादी के 1 साल बाद बाबूजी नहीं रहे। उन्हें संतोष था कि मैं हल जोतना जान गया हूँ। अपने बैलों से उन्हें अपार स्नेह था। बैलों का खूंटा कभी खाली न हो, यही उनकी अंतिम इच्छा थी। अरे वाह साहब, अपने बैलों की चर्चा करना तो मैं भूल ही गया था। मेरा परिवार इन बैलों के बिना अधूरा है। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? बार बार उसे बच्चा और लड़का कहकर संबोधित करने पर साहब को शर्म महसूस हुई। मुझे लोग मुंजी कहकर पुकारते हैं। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ, मुझे अपने बैलों को सानी पानी देना है। नापी का काम बरसात आने तक चलता रहा। साहब ने बरसात बाद काम शुरू होने का आश्वासन दिया। खेती किसानी में व्यस्त रहने के बावजूद गांव जवार के किसान बरसात पर बांध को लेकर तरह तरह की चर्चाएं करते रहे। अधिकांश किसान खुश थे कि अब उनके खेत सूखे नहीं रहेंगे, कि अब पहाड़ से उतरने वाले बरसाती झरने का पानी वो बर्बाद नहीं होगा, कि अब इस इलाके के किसानों को सूखे और बाढ़ की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस योजना को शक की निगाह से देखते थे। वे इसे अगले चुनाव के लिए प्रायोजित सरकारी हथकंडा मानते थे। मुंजी को ऐसे लोगों की बेतुकी बातों से सख्त नफरत थी। उसे साहब के आश्वासन पर पूरा विश्वास था, लेकिन अपने पिता के बचपन के दोस्त साधु काका की बातें सुनकर उसका विश्वास डगमगा गया था। साधु काका ने कहा था, अरे बबुआ, भोजपुरी में एक कहावत है, हरियर खेती गाभिन गाय, तब जान जब मुंह में जाए। ऐसी नापी हमने बहुत बार देखी है, कभी रेल मार्ग के लिए तो कभी सड़क के लिए। नापा तो उच्च स्तरीय नहर के लिए भी हुई थी। उस नहर को पहाड़ की तलहटी से होकर गुजरना था। सोन से निकलकर उसे जीटी रोड के दक्षिण आना था। लेकिन उसके रास्ते में एक इलाके के बड़े जमींदार और कांग्रेसी नेता का बड़ा बाग आ गया और नहर निम्न स्तरीय हो गई। उसे 2 बार जीटी रोड और रेलवे लाइन पार करने की जहमत उठानी पड़ी और बेचारी को पहाड़ की तलहटी से 8-10 किलोमीटर दूर दूर जाना पड़ा। साधु काका की बात का कोई उत्तर उसके पास नहीं था। काश वह नहर पहाड़ की तलहटी से होकर गई होती, तब तो इस बांध की जरूरत ही नहीं पड़ती। देर से ही सही, सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। महादेवा जलाशय योजना का नाम देकर सरकार ने इस बांध को हरी झंडी दिखा दी थी। बांध के लिए अर्जित की गई जमीनों से संबंधित किसानों को भूमि अधिग्रहण की नोटिस मिल गई। भू अर्जन विभाग की उस नोटिस को देखकर साधु काका ने मुंजी से कहा, इसमें इतराने की कौन सी बात है बाबू, तुम्हारी हालत तो इस बेवकूफ कालिदास की तरह है जो उसी डाली को काट रहा है जिस पर वह बैठा है। मुझे तो तुम्हारी बुद्धि पर तरस आ रही है। तुम्हारी पुश्तैनी जमीन बांध के भीतर जा रही है और तुम हवाई किला बना रहे हो। साधु काका उसके पिता के दोस्त थे, पिता की तरह थे और उसके परिवार के हितचिंतक थे। बुजुर्ग लोगों की बातों को सिरे से नकारा नहीं जा सकता। साधु काका आखिर किस हवाई किले की बात कर रहे थे? कहीं उनका इशारा मुआवजा के पैसे से दनहर जमीन खरीदने की उसकी योजना की ओर तो नहीं? निश्चित छोड़कर अनिश्चित के सपने देखना बुद्धिमानी की बात नहीं। कहीं पैसे खत्म हो गए और जमीन भी नहीं मिली तब? साधु काका की बातों ने उसे उलझन में डाल दिया था। उसकी स्थिति सांप छुचुंदर जैसी हो गई थी। माँ ने उसकी उदासी भाप ली थी। उदासी का कारण सुनकर माँ मुस्कुराई थी। सरकार ने हमारी जमीन समाज की भलाई के लिए ले ली है। इससे बड़ा पुण्य कार्य और क्या हो सकता है? यह चिंता की नहीं, गर्व करने की बात है। और फिर सरकार तुम्हारी जमीन मुफ्त में नहीं छीन रही है, उसके बदले वह तुम्हें उचित मुआवजा देने का आश्वासन भी दे रही है। तुम्हें उन किसानों के हौसले से सबक लेनी चाहिए जिनकी पूरी की पूरी जमीन बांध के भीतर आ गई है। अपनी तो कम से कम पीपरतर वाली दनहर जमीन बची है, जीने खाने के लिए कम नहीं होंगे। माँ की बातों से मुंशी को बहुत बल मिला। अब वह निर्माण कार्य देखने बांध पर जाने लगा था। आसपास के जिलों से आए हजारों मिट्टी काटने वाले मजदूर दिन रात काम रहे थे। आदिवासी मजदूर मिट्टी ढोने के लिए बहंगी का उपयोग कर रहे थे। ठेकेदार के साथ आए मजदूर अपने गधों के साथ आए थे।
जेसीबी और ट्रैक्टरों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसे ट्रैक्टर भी आए थे जिनके डल्ले अपने आप उठ जाते थे। उन पर लदी मिट्टी अपने आप पलट जाती थी। मशीनों के आगे मजदूरों की मांग घटती जा रही थी। पहाड़ की तलहटी में कई गांव बस गया था। जलेबी और पकौड़ों की दुकानें खुल गई थी। पान, बीड़ी, सिगरेट की गुमटियों पर भीड़ लगी रहती थी। पहाड़ के ऊपर झाड़ियों में दारू बनाने वाली भट्टियां चलने लगी थी। कुछ लोग शहर से भी बोरा भर भर पॉलीथीन लाते और खुलेआम बेचते थे। ठेकेदार के बड़े टेंट में चावल, दाल, आटे और आलू की बोरियां भरी रहती थी। तेल, मसाले और प्याज, लहसुन जैसी खुदरा चीजों के लिए भी एक दुकान रात भर खुली रहती थी। यह दुकान भी शायद ठेकेदार का ही कोई आदमी चलाता था। ठेकेदार का मुंशी मजदूरी देते वक्त दिए हुए राशन को रकम मिन्हा कर लेता था। पीपल के पेड़ के नीचे चाय की दुकानें हमेशा गुलजार रहती थी। कभी कभार चूड़ी, टिकुली और श्रृंगार के सामान लेकर फेरी वाले भी आ जाते थे। मजदूर औरतों की फरमाइश पूरी करने के लिए वे बार बार आने लगे थे। बैलून और खिलौने भी खूब बिकते थे। बांध का काम युद्ध स्तर पर चल रहा था। पूर्वी और पश्चिमी नहरों की खुदाई एक साथ हो रही थी। बांध के दोनों छोरों पर जल निकासी के लिए पक्के रेगुलेटर बनाए जा रहे थे। गांव के किसान एक तीसरे निकास द्वार की मांग कर रहे थे। वे नदी के प्राकृतिक और परंपरागत रास्ते पर भी एक पक्का रेगुलेटर चाहते थे। ठेकेदार इसके लिए तैयार नहीं था। वह इंजीनियर के नक्शे के खिलाफ नहीं जा सकता था। इंजीनियर के नक्शे में सिर्फ नहरों में ही पानी देने के लिए रास्ते छोड़े गए थे। किसानों का मानना था कि जमाने नायादगार से बहने वाली नदी को बांध देने से पूर्व संचित जमीनों की सिंचाई प्रभावित होगी और फिर झरने ने नदी का रास्ता एक दिन में नहीं बनाया होगा। इसके लिए उसी ऊंची नीची जमीनों की खाक छाननी पड़ी होगी और करगा में फैली कंटीली झाड़ियों से होकर गुजरना पड़ा होगा। बांध देने पर भी झरना घूम फिरकर अपनी पुरानी जगह पर ही ठोकर मारेगा। मुंजी का पीपरतर वाला खेत भी नदी के पानी से ही सिंचित होता था। अपने पटवन और मंडराता खतरा उसे साफ नजर आ रहा था। इस खतरे की खबर किसानों तक पहुंचने में उसने दिन रात एक कर दिया। नदी से पटवन करने वाले किसानों को जुटाकर मुंशी धरने पर बैठ गया। पूरी नदी किसानों से पटी थी। ठेकेदार को 2-3 दिन काम बंद रखना पड़ा। 2 दिनों के बाद किसानों का धरना समाप्त हो गया। वे धरने पर बैठे या अपना काम देखे। असंगठित किसान अपनी मांग मनवाने में असफल रहे। मौका का फायदा उठाकर ठेकेदार ने नदी को यथाशीघ्र पाट दिया और दक्षिण के पहाड़ से पूर्वी पहाड़ तक एक लंबी, चौड़ी और ऊंची दीवार खड़ी हो गई। इस दीवार के भीतरी हिस्से पर नीचे से ऊपर तक पत्थर के टुकड़े चिपकाने का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि बरसात के बादल काम बंद करने की चेतावनी देने लगे। रोहिणी नक्षत्र चढ़ चुका था। मजदूर अपने गांव जाने के लिए तैयार होने लगे। मृगशिरा के तपते नक्षत्र के बाद आर्द्रा आ जाएगा। उन्हें चिंता थी कि आर्द्रा चढ़ते से पहले घर नहीं पहुंचे तो धान के बीज डालने में देर हो जाएगी। अधिकांश मजदूर थोड़ी बहुत खेती जरूर करते हैं। अपने खेत न सही अधिया, बंटाई या नगदी पर खेत मिल ही जाते हैं। बड़े किसान अब खेती करना ही नहीं चाहते। वे मजदूरी बढ़ जाने और नाज की उचित कीमत नहीं मिल जाने का रोना रोते हैं। गांव की खेती किसानी अब छोटे किसानों और मजदूरों के बल पर चल रही है। मजदूरों को सिर्फ साल भर का अनाज चाहिए। नमक, तेल, कपड़ा लत्ता और दूसरे खर्चों के लिए उन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा है। इसी चलते वे खेती के समय अपने गांव लौट आते हैं। बरसात आते ही जिस तरह साधु सन्यासी चातुर्मास बिताने के लिए पवित्र नदियों के किनारे या तीर्थों में आ बसते हैं, ठीक उसी तरह मजदूरों के ये 4 महीने अपने अपने गांवों में कटते हैं। मुंशी आर्द्रा नक्षत्र की पहली बारिश का इंतजार कर रहा था। 3 दिन भी नहीं बीते थे कि आसमान में बादल उमड़ आए। शाम भी नहीं हुई थी कि रात जैसा अंधेरा छा गया। उसकी माँ तुलसी चौरे पर दिया जला रही थी कि पानी बरसने लगा। बादल रात भर गरजते रहे। खपरेल छप्पर बौछारों की मार रात भर झेलती रही। बीज डालने के लिए इतना पानी काफी था।
धरती आखिर कितना पानी सोख पाएगी? सुबह तक खेतों में पानी जरूर उतरा जाएगा। सुबह हो गई थी, बूंदा बूंदी अब भी जारी थी। अपने बैलों को खिलाने में मुंजी ने भीग जाने की परवाह नहीं की। आज बियर्ड जोतने का अच्छा मौसम है, बैल जरा जल्दी खा ले तो खेत पर चला जाए। सार बुहाते वक्त मुंजी ने सोचा। गोबर फेंकने सार के पिछवाड़े गया तो गहड़ी में पीले पीले मेंढक निकल आए थे। गर्मी भर जाने कहाँ दुबके थे। अब देर करना ठीक नहीं। मुंजी ने कोने में खड़े अपने हाल को जांचा परखा, सब कुछ ठीक था। बैलों को खोलकर उसने हल जुआ कंधे पर उठाया और अपने खेत की ओर चल पड़ा। महादेवा पहुंचकर उसने फेकू मिस्त्री को आवाज दी। करुआर ठोकवाने में देर नहीं लगी। सामने सड़क की चाट में बेशर्मी के पौधे उगे थे। एक मोटा डंठल तोड़कर उसने पैनों की शक्ल दी। बैल दूर निकल गए थे। उन्हें छू लेने की कोशिश में उसे तेज चलना पड़ा। पीपरतर वाला खेत लबालब भरा था। आर मेड़ उसने पहले ही ठीक कर दिए थे। बियर्ड वाले टोपर को उसने कई चास जोता, अब सिर्फ हेंगा देना था। बैलों को पीपल में उभरी जड़ों से बांधकर वह हेंगा और सीकड़ खोजने के लिए महादेवा की ओर चल पड़ा। हेंगा तो उसे फेकू मिस्त्री के घर के पिछवाड़े मिला, सीकड़ कहीं नहीं मिला। इतनी महंगाई में लोहे के सीकड़ रखना सबके लिए आसान नहीं होता। सीकड़ की जगह उसने पानी भरने वाली रस्सियों से काम चलाया। बीचड़ समतल करके वह बांध के ऊपर टहलने लगा। ठेकेदार के सीमेंट के बोरे भीगकर बर्बाद हो गए थे। बांध के भीतर के सारे गड्ढे भर गए थे। ऐसा ही पानी 2-3 दिन और पड़ता रहा तो बांध भरने में देर नहीं लगेगी। दूर से आ रही झरने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। नजरों के निकास द्वारों से पानी सिर्फ 2 हाथ नीचे रह गया था। नहरों में पानी बहने भी लगे तो उससे क्या फायदा? दोनों नहरों में से किसी का पानी उसके खेत तक नहीं पहुंच सकता था। आसमान के भरोसे धान के बिछड़े भले तैयार हो जाए, फसल काटने के लिए तो सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, देखा जाएगा, पहले बीज तो डाल ले। 3-4 दिनों में ही बीज के अंकुरों पर हरा रंग चढ़ आया था। बांध का पानी नहरों में बहने लगा था। मुंजी पुरानी नदी के पास खड़ा हो गया। शायद पानी का दबाव यहाँ अधिक बढ़ रहा था। इतने मोटे बांध को छेद कर पानी नदी में गिर रहा था। छपाक मिट्टी गिरने की आवाज सुनकर वह गौर से देखने लगा। पेशाब की तरह एक पतली धार बांध से निकलकर नदी में गिर रही थी। कहीं यह धार और मोटी नहीं हो जाए। जगह बनाते बनाते पानी इस छेद को और बड़ा कर देगा। नई मिट्टी है, अभी बैठी नहीं है, इसलिए बांध टूटने का खतरा है। क्या किया जाए? उसने दूर खड़े चरवाहों को आवाज दी। चरवाहों के आते आते पानी नल की टोटी की तरह चलने लगा। अपने कपड़े उतारकर सबके सब बांध में उतर आए। पानी गर्दन तक था। ऐसे में छेद को हाथ से टटोलना संभव नहीं था। वे अपने पैरों से छेद की थाल लेने लगे। उन्हें पता था कि छेद पर पैर पड़ते ही पानी गंदला दिखने लगेगा। पानी का रंग देखने के लिए मुंजी बांध के ऊपर आ गया। छेद का पता न पाकर वह सब निकल आए। सबसे अंत में निकलने वाले चरवाहे ने कहा, यह धन खेतों की मेड़ नहीं है मुंजी भाई। खेतों में भी भवकड़ खोजना आसान नहीं होता। पानी कहीं से निकलता है और भवकड़ कहीं और होता है। खतरे की घंटी बज गई है भाई। यह बांध रात भर भी टिक नहीं तो गनीमत समझो। गांव वाले बांध पर आते जाते रहे और छेद बंद करने की नाकाम कोशिश करते रहे। बांध के ऊपर खराब हो गई सीमेंट की बोरियां पड़ी थी। 25-30 से ऊपर होगी। उन्हें लुढ़का लुढ़का कर लोगों ने बांध की जड़ में भी बिछाया। कोई फर्क नहीं पड़ा। पानी की धार शाम तक बोरिंग की तरह चलने लगी थी। एक आदमी सिंचाई विभाग के ऑफिस में भी गया। खबर देने के बावजूद कोई नहीं आया। रात भर मुंजी कुत्ते की नींद सोया। रह रहकर आंखें खुल जाती थी। सुबह होते ही वह घर से बाहर निकल आया। गलियों में पानी भरा था। न जाने कब बांध टूट गया था। हर जगह लोग बाढ़ से हुई बर्बादी की चर्चा कर रहे थे। मुंजी बांध की ओर दौड़ पड़ा। यह देवा की हालत उसके गांव से भी बदतर थी। फेकू मिस्त्री के घर में पानी घुस गया था।
चने की बोरी भींगकर फूल गई थी। मिस्त्री के औजार बेतरतीब फैले थे। पानी के वेग से वे तीतर बितर हो गए थे। अपने खेत पर पहुंचा तो सन्न रह गया। उसका खेत टापू में तब्दील हो गया था। बांध की सारी मिट्टी आकर वही जमा हो गई थी। उसके खेत नदी की मोड़ पर नहीं होते तो मिट्टी बहकर आगे चली गई होती। धान के बिचड़ों पर 2-3 हाथ माटी चढ़ाई थी। माथा पकड़कर मुंजी पीपल पेड़ के नीचे धसक गया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। छाती की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। मुंजी ने बोलना बतियाना बंद कर दिया था। न कहीं आता जाता, न कोई काम करता। पत्नी खाना देती तो खा लेता, कुछ पूछती तो जवाब नहीं देता, बस गुमसुम ताकता रहता। माँ नहीं होती तो बैलों का सानी पानी भी बंद हो गया होता। साधु काका के सांत्वना का उस पर कोई असर नहीं हुआ। पत्नी उसके सामने जाने से कतराने लगी थी। पति की खुली खुली आंखें उसे डरावनी लगती थी। उनमें अपनी कोई पहचान न पाकर वह बुरी तरह डर गई थी। इसी दौरान कुछ किसान एक आवेदन पर मुंशी का दस्तखत लेने उसके घर आए। इस आवेदन में जिलाधिकारी से बांध में अधिकृत जमीनों की मुआवजा की मांग की गई थी। सिर्फ उन्हीं किसानों के दस्तखत की जरूरत थी जिनकी जमीनें बांध में ले ली गई थी। मुंशी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और न दस्तखत करने के लिए कलम उठाई। दस्तखत के लिए आने वालों में मुंशी का एक सहपाठी भी था। वह शहर के स्थानीय अखबार में एक संवाददाता का काम करता था। देर तक वह मुंशी को कलम पकड़ाने की कोशिश करता रहा। मुंशी की अंगुलियों में कोई हरकत नहीं हुई। उसने मुंशी की ठुट्ठी उठाई। मुंशी टुकुर टुकुर ताकता रहा। उसके सहपाठी को गुस्सा आया। उसने एक जोरदार थप्पड़ मुंशी के गाल पर जड़ दिया। मुंशी की आंखों से आंसू झरने लगे। सहपाठी के गले लगकर वह देर तक रोता रहा। थोड़ी ही देर में वह संयत और स्वस्थ लगने लगा। आवेदन पर अपना दस्तखत करके वह उन लोगों के साथ लगा गया। कुछ और किसानों के दस्तखत लेना बाकी रह गया था। उसका सहपाठी आवेदन लेकर शहर चला गया था और मुंशी बांध की ओर निकल गया। दिन भर मुंशी घर नहीं लौटा। शाम घिर आई थी। उसकी माँ की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह बैलों को सानी देने सार में गई। देखा तो मुंशी एक के बाद दूसरे बैल को गले लगा रहा था। बैलों की गर्दनों मुंह छिपाए वह सुबक रहा था और साथ ही साथ अपने मन की गांठें खोल रहा था। बाबूजी की इच्छा थी कि मेरा खूंटा कभी बैलों से खाली न हो, लेकिन जब खेत ही नहीं बचे तो तुम्हें किस तरह खिलाऊं? घर में अन्न की कमी नहीं, पूरा साल आसानी से कट जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए भूसा कुट्टी कहाँ से जुटाऊंगा? मुश्किल में पड़ा भूसा 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम कैसे कर पाऊंगा? कल ही भूसा वाले आए थे। एक बक्कू 200 में बेच रहे थे। रोज रोज 200 रुपये में कैसे जुटाऊंगा? इस साल तो धान भी नहीं होगा, पुआल भी नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा साथ बना रहा तो अगले साल तक खत को जरूर समतल कर दूंगा। खेत थोड़ा सूख सनट जाए, फिर रोज 2 घंटे कुरूर चलाऊंगा। तब तक चारों तरफ घास भी उग जाएगी। करूर के बाद निभर घास काटूंगा। कभी कभार एक आध बक्कू भूसा भी खरीद लूंगा। तुम लोगों को दूसरे के खूंटे पर नहीं जाने दूंगा। बैलों के साथ अपने बेटे का यह आत्मीय संवाद सुनकर माँ का दिल भर आया। अपने बाप की इच्छा का इतना सम्मान, अपने बैलों से इतना स्नेह, भगवान उसकी हर परेशानी दूर कर दे। विपत्ति का यह पहाड़ जल्दी टल जाए। बेटा नहीं जानता है कि उसकी मौसी ने खुशखबरी भेजी है, लेकिन इस वक्त वह खबर उसे नहीं सुनाई जा सकती। अभी आज ही तो उसकी चुप्पी टूटी है, वैसे ही वह बेहद परेशान है। यह खबर सुनाकर उसे और परेशान करना ठीक नहीं, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। ऐसा संयोग बार बार नहीं आता। घर बैठे लड़की के लिए रिश्ता आ जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अपनी बहन की रिश्ते की बात सुनकर वह खुश तो होगा, लेकिन उससे अधिक वह परेशान हो जाएगा। पैसे जुटाने का बोझ उसके सर पर सवार हो जाएगा। काश उसके बापू जिंदा होते। इतना बड़ा बोझ वह अकेले कैसे उठा पाएगा?
तुम्हारी बहू के हाथों में जादू है माँ। ऐसी लिट्टी बहुत दिन बाद खाने को मिली है। घर में पसरी उदासी का सन्नाटा तोड़ने के लिए मुंजी ने कहा। अपनी तारीफ सुनकर पत्नी के चेहरे पर चमक आ गई। एक और ले लो। नहीं माँ, थोड़ा चोखा दे दो। पत्नी के चेहरे पर नजर गड़ाते हुए मुंजी ने माँ से कहा, तुम्हारी मौसी ने एक खुशखबरी भेजी है, कहो तो सुनाओ। अपने बेटे का खुश जानकर माँ ने कहा, तो इसमें पूछने की क्या बात है। मुन्नी के लिए एक रिश्ता भेजी है। लड़का किसी डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर है। 150-200 रुपये रोज कमाता है। थोड़ी बहुत खेती भी है। कुल खानदान अच्छा है। लड़का शक्ल सूरत में भी ठीक है। चाहो तो देख लो। क्या? मुंजी का मुंह ताकने लगी। क्या? मुंजी माँ का मुंह ताकने लगा। शादी मंदिर से भी की जा सकती है। लड़के वाले चाहते हैं कि इसी साल जुलाई के आखिर लगन में शादी हो जाए। थोड़ा ठहरकर माँ फिर कहने लगी, पका आम ठहरी, कब टपक जाऊंगी कोई ठीक नहीं। मेरी जिंदगी में ही बेटी विदा हो जाए तो अच्छा है। पैसे कहाँ से आएंगे? खेत रेहन पर रख दो। भीट खेत बांध में चले गए। पीपरतर वाला बचा है, वह भी टीले में तब्दील हो गया है। कोई जानबूझकर फुटा ढोल गर्दन में क्यों बांधना चाहेगा? कहीं से कर्ज उधार ले लो। मुआवजा के पैसे मिलते ही कर्ज उतार देना। कलेक्टर साहब ने जल्दी ही मुआवजा देने का वचन दिया है। तुम्हारा दोस्त कल शाम को कह रहा था। अच्छा माँ, देखता हूँ। मुंजी रात भर सोचता विचारता रहा। शादी चाहे मंदिर से हो या घर से, बाप दादों की प्रतिष्ठा का ख्याल तो करना ही पड़ेगा। इस बरसात में कौन कर्ज देगा? एकाएक मुंजी को कठवा बाबा याद आए। बाबा चाहे तो पैसों का प्रबंध तुरंत कर सकते हैं। बाबा सूद पर पैसा चलाते हैं। बाबा पैक्स के अध्यक्ष है। बाबा की छावनी में खाद का भंडार है। इलाके के हर गांव में उनकी 2-4 बीघे जमीन है। उनके बाप दादों को दक्षिणा में मिली होगी। बाबा श्राद्ध कर्म भी कराते हैं। दक्षिणा में मिली सैकड़ों गायें उन्होंने अपने आदमियों को दे रखी है। बाबा किसानों का धान सस्ते में खरीदकर सरकारी रेट पर पैक्स में देते हैं। किसानों का माल गुजारी खरीद जुटाकर बाबा धान बिक्री में लाखों का हेरफेर करते हैं। कचहरी में भी बाबा की स्टाम्प की दुकान है। बाबा के हजारों धंधे हैं। अगली सुबह मुंजी बाबा की छावनी के दरवाजे पर हाजिर था। छावनी का दरवाजा अभी नहीं खुला था। इतनी सुबह उसे नहीं आना चाहिए था। मुंजी लौटने का सोच रहा था कि बढ़ई की बीबी ने दरवाजा खोल दिया। मुंजी को सामने खड़ा देखकर वह अपनी अस्त व्यस्त साड़ी ठीक करने लगी। अरे मुंजी बाबू, आप कैसे आना हुआ? बाबा से मिलना है। आइए बैठिए। मुंजी को कुर्सी देते हुए बढ़ई की बीबी ने कहा। बाबा अभी सोए हैं। बाबा को उठाने के लिए उनकी देह दबानी पड़ती है। थोड़ा इंतजार कीजिए, उन्हें अभी उठाती हूँ। बोलिए मुंजी बाबू, आपकी क्या सेवा करूँ? मैं कुछ पैसों के लिए आया हूँ। आप तो जानते हैं मैं सूद पर पैसे देता हूँ। सैकड़े 5 रुपए महीना लेता हूँ। महीने महीने सूद नहीं देने पर सूद का भी सूद जोड़ता हूँ। कितना चाहिए? मुझे सिर्फ 2 महीने के लिए 40,000 की जरूरत है। मुआवजा के पैसे मिलते ही आपको पाई पाई चुका दूंगा। कल सवेरे आइएगा। बहन विदा हो गई। माँ के सर का बोझ हल्का हो गया। बरसात बीत चुकी थी। मुंजी रोज पीपरतर वाले खेत पर जाता। पहले खेत जोतकर मिट्टी बनाता, फिर कुरर चलाकर मिट्टी को नदी के किनारे फैला देता। 2-3 घंटे काम करता और फिर बैलों को पानी पिलाकर पीपल की जड़ों में बांध देता। हल्का फुल्का कुछ खाकर वह शाम तक घास गड़ता रहता। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी घास वह बैलों को डालता रहता। देर तक उनके पास नहीं जाने पर वे बाएं बाएं करने लगते थे। शाम तक वह घास का बोझा लेकर घर लौटा जाता। आलू बोने का समय आ गया था। जब कभी कोई अपेन आलू का खेत तैयार करने को कहता, मुंजी सहर्ष तैयार हो जाता। धान की कटनी से पहले हर जगह ट्रैक्टर नहीं जा सकते थे, इसलिए मुंजी का काम बढ़ गया था। आलू के खेत कई चास जोतने पड़ते हैं और हर चास के बाद हिंगा से मिट्टी भी तोड़नी पड़ती है। इसलिए मुंजी रकबे के अनुसार ठेका तय कर लेता था। काम अधिक बढ़ जाने पर वह कुरर चलाने नहीं जाता था।
गांव में हल बैल अब कोई नहीं रखता था। भाड़ा पर ट्रैक्टर लिया तो खेत जुतवा लिया। कौन सानी पानी करने जाए, गोबर पानी का झंझट ऊपर से। लेकिन आलू के खेत हल बैल के बिना नहीं बनते थे। इन दिनों मुंजी को फुर्सत नहीं मिलती थी। जितने दिन आलू की बुआई चली, मुंजी को पैसे की तंगी नहीं हुई। बैलों के लिए भूसा चुन्नी भी वह नियमित खरीदता था। घर का खर्चा भी अच्छी तरह चलाता था। लेकिन आलू की बुआई खत्म होते ही सिवानों से घास भी गायब हो गई। बैलों का पेट भरना बंद हो गया। धीरे धीरे वे दुबले होने लगे। मुंजी की हालत भी उन्हीं जैसी थी। रोज रोज मांड भात खाते खाते वह चिड़चिड़ा हो गया था। आलू खरीदने के भी पैसे नहीं थे। न वह माँ से बात कर पाता था और न पत्नी से आंखें मिला पाता था। हर हफ्ते कठवा बाबा का आदमी तगादा देने आ जाता था। मुआवजे की आशा में वह कर्ज तो ले लिया था, लेकिन सरकार ने चुप्पी साध ली थी। उसके संवाददाता दोस्त ने आत्मदाह तक की धमकी दे डाली, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। माँ की यह कहावत सरकार पर ठीक बैठती है। अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। दोपहर ढल चुकी थी। घर के चबूतरे पर बैठा मुंजी रस्सी बट रहा था। बैलों के पगहे टूट गए थे। कपड़े के गट्ठर बांधने वाली ये पट्टियां नहीं मिली होती तो पगहे का इंतजाम भी नहीं हो पाता। ये पट्टियां उसे कचरे के ढेर में शहर में मिली थी, लेकिन ये इतनी कड़ी थी कि इन्हें बट पाना कठिन था। मुंजी ने पट्टियों को चीर चीर कर मुलायम बनाना चाहा, लेकिन इनका सख्त स्वभाव कहाँ बदला। क्या मुंजी बाबू, आप तो बछोड़ निकले। यह तो कठवा बाबा की आवाज है। मुंजी ने नजरें उठाई तो कठवा बाबा अपने आदमी के साथ सामने खड़े थे। अरे महाराज आप। मुंजी खड़ा हो गया था। क्या करता, आना पड़ा। इस आदमी को भेज भेज कर थक गया। आपने कान बही पीठ गहीर की नीति अपना ली थी। सूद के पैसे महीने महीने लौटाते रहते तो मेरा आना जरूरी नहीं होता। 2 महीनों में सूद मूल सब चुकता करने का वादा किया था और 8 महीनों से ऊपर हो गए। पैसे लौटाना तो दूर, आप मिलने भी नहीं आए। सोचा मैं खुद ही भेंट कर लूं। अरे बैठिए महाराज, पानी तो पी लीजिए। पानी तो क्या, हम दूध भी बिना पैसे लिए नहीं पीते। कठवा बाबा ने एक जोरदार ठहाका लगाया और चबूतरे पर बैठ गए। माँ सब कुछ देख सुन रही थी। माँ से गुड़ पानी मांगा तो उसने माथा पीटते हुए कहा, यह क्या किया बाबू? महाबामन को दरवाजे पर बिठा दिया। इन्हें तो भरनी में भी घर में नहीं बुलाया जाता। पिंडदान कराने आते जरूर है, लेकिन दान दक्षिणा देकर उन्हें बाहर बाहर ही विदा कर दिया जाता है। छोड़ो माँ, ये दकियानुसी बातें हैं। जरा धीरे धीरे बोलो, कहीं सुन लिए तो वे बुरा मान जाएंगे। महाबामन है तो क्या, घर आए मेहमान को बैठने के लिए नहीं पूछो, उन्हें पानी भी नहीं पिलाओ। अरे रहने दो मुंजी बाबू, मुझे प्यास नहीं है। आप तो बुरा मान गए महाराज। मेरी माँ है, पुरानों विचारों वाली है। गुड़ की कटोरी चबूतरे रखते हुए मुंजी ने हाथ जोड़ लिए। गुड़ खाऊंगा तो पानी पीना पड़ेगा, और पानी मैं बिना पैसे लिए नहीं पीऊंगा। कठवा बाबा खड़े हो गए। लेकिन याद रखना मुंजी, आज के तीसरे दिन मेरे पैसे नहीं लौटाए तो 40,000 4 लाख हो जाएंगे। कागज बनाते वक्त मैं एक अंक की जगह हमेशा खाली रखता हूँ। समझ गए ना? अच्छा चलता हो। कठवा बाबा बेकार नाराज हो गए। मुंजी को अपनी माँ पर गुस्सा आया। इतनी तेज आवाज में बोलने की क्या जरूरत थी? उसने 3 दिन का समय दिया है, अन्यथा वह 4 पर 4 शून्य की जगह 5 शून्य चढ़ा देगा। बाबा की स्टाम्प दुकान पर ऐसी जालसाजी रोज होती है। थाना पुलिस, ब्लैक कचहरी, हर जगह उसके आदमी है। बड़े बड़े नेता लोग भी बाबा का लोहा मानते हैं। तिल को ताड़ और ताड़ को तिल बना देना बाबा के बाएं हाथ का खेल है। बाबा से पार पाना उसकी औकात से बाहर की बात है। कागज नहीं बनाया होता तो एक बात थी, कर्ज लेकर वह बुरी तरह फंस चुका था। एक तो प्रकृति की मार, ऊपर से सरकार की संवेदनहीनता। मुआवजा के पैसे मिल गए होते तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। बाढ़, सूखा,
अकाल ओला और आग की मार सहना आसान है, लेकिन कर्ज के फंदे से बचकर निकल पाना बहुत मुश्किल। अब रस्सी बंटना संभव नहीं था। प्लास्टिक के टुकड़े से समेटकर उसने घर के बरामदे में खड़े को टीला कर रखा था। देर तक वह टीन के पतले डिब्बे की तलाश करता रहा। उसमें 2 गोलियां बच गई थी। आखिरकार वह डिब्बा मिल गया। उसे खोलकर देखा तो गोलियां साबुत नहीं बची थी, वे राख में तब्दील हो गई थी। सूंघ कर देता तो कोई गंध भी नहीं आ रहा था। डिब्बा फेंककर वह सार में चला गया। ये अनबोलते जानवर शायद उसका दर्द समझने लगे थे। सांत्वना देने के लिए वे उसका हाथ चाहने लगे। रात भर उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह वह देर तक कुरर चलाता रहा। उसे न अपनी सुध थी न बैलों का ख्याल। समय कैसे बीत गया कुछ पता नहीं चला। दोपहर ढलने लगी थी। अपने बैलों से इतनी देर तक काम वह कभी नहीं लेता था। बैलों को पीपल की जड़ों से बांधकर वह अधूरी रस्सी बंटने लगा। रस्सी लंबी हो गई थी, मजबूत इतनी कि लटकने पर भी नहीं टूटे। इसे तिहरा करने पर भी पगहा छोड़ा नहीं होगा। गर्दाव भी इसी से बन जाएगा। रस्सी लेकर वह पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। रस्सी के एक छोर पर उसने सरकवासी देकर एक फंदा बनाया। फंदा छोटा था, सर में नहीं आ रहा था। सरकवासी सरका कर उसने फंदे को थोड़ा और बड़ा बनाया। सर घुसाकर देखा, अब ठीक था। रस्सी के दूसरे छोर को उसने पीपल की एक मोटी डाल में बांध दिया। अब और देर करना ठीक नहीं। फंदे में सर डालकर वह कूदने ही वाला था कि उसके बैल डकारने लगे। आज वह उन्हें पानी भी नहीं पिलाया। फंदे से सर निकालकर नीचे कूद गया। अपने बैलों को भूखा प्यासा वह नहीं देख सकता था। किसानों की समस्या पर लिखित यह कहानी है। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।